बोधी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th की इंग्लिश किताब फ्लेमिंगो की एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से साहिब की कहानी की। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत बच्चों की हकीकत है जिनका बचपन गरीबी के किसी कूड़े के ढेर में गुम हो जाता है। ये उन सपनों की कहानी है जो खिलने से पहले ही मसल दिए जाते हैं। तो चलिए आज साहिब की आंखों से उसकी दुनिया को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हालात और समाज की अनदेखी बच्चों को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, कूड़े में सोना। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां वो चीजें जिन्हें हम और आप बेकार समझ के फेंक देते हैं वही किसी के लिए सबसे बड़ा खजाना हो, जहां हर सुबह कूड़े का ढेर एक नई उम्मीद की तरह हो। बस यही है साहिब की दुनिया, जो हमारी दुनिया के ठीक साथ साथ चलती है लेकिन फिर भी उससे कोसों दूर है। कहानी का जो सबसे पावरफुल मेटाफर है वो यहीं से शुरू होता है। साहिब के लिए कूड़े का ये पहाड़ सिर्फ गंदगी का ढेर नहीं, ये उम्मीद का, खजाने का एक सोर्स है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर दिन एक नई खोज होती है। जिसको हम कचरा कहते हैं, वो उसके और उसके जैसे हजारों बच्चों के लिए सोना है, उनकी रोजी रोटी है। वो कहता है, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। जरा सोचिए, ये शब्द बोलते वक्त साहिब की आंखों में कितनी चमक आ जाती होगी, उसकी आवाज में कितनी उम्मीद होती होगी। यही छोटी छोटी चीजें, ये अचानक मिल जाने वाले सिक्के उसकी उम्मीद को जिंदा रखते हैं। 1 रुपया या कभी कभी 10 का नोट भी उसके लिए किसी लॉटरी से, किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। तो एक तरफ तो है कचरे का ये विशाल बेरंग सा पहाड़, और दूसरी तरफ एक छोटे से बच्चे की उम्मीद से भरी बड़ी बड़ी आंखें। और फिर उस ढेर के बीच अचानक कुछ चमकता है, एक सिक्का। और ये सिर्फ 1 रुपया नहीं है, ये एक डिस्कवरी है, एक जीत है, एक पल की वो खुशी है जो उसके पूरे दिन को रोशन कर देती है और अगले दिन फिर से उसी ढेर में सोना ढूंढने की हिम्मत देती है। तो सवाल ये उठता है कि साहिब की ये जिंदगी, ये कूड़े के ढेर में सोना खोजना, ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ है उसकी जड़ें? चलिए साहिब के आज से निकलकर उसके उस कल की तरफ चलते हैं जिसे वो अब शायद भूल भी चुका है। साहिब का घर, जिसकी उसे अब कोई धुंधली सी याद भी नहीं है, वो कभी ढाका के हरे भरे खेतों और नदियों के बीच था। उसकी माँ बताती है कि वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी, जहां तक नजर जाए हरियाली ही हरियाली। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में सीमापुरी की इन तंग गलियों में सोचना भी मुश्किल है। वो एक खोया हुआ स्वर्ग है जो अब सिर्फ किस्से कहानियों में ही बचा है। लेकिन फिर कुदरत का कहर टूटा, एक के बाद एक भयानक तूफान आए। और ये तूफान अपने साथ सिर्फ बारिश नहीं लाए, तबाही लाए। उन तूफानों ने उनके खेत, उनके घर, उनकी पूरी की पूरी दुनिया ही छीन ली। सब कुछ तबाह हो गया। बस इसीलिए उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में इस बड़े शहर में सोना खोजने चले आए। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे बड़े मजाक पर, विडंबना पर, ब्रह्मांड का स्वामी। अब हम साहिब की पहचान और उसकी हकीकत के बीच की इतनी गहरी खाई देखेंगे जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जरा सोचकर देखिए, कितना रॉयल, कितना पावरफुल नाम है। ऐसा नाम जो किसी शहंशाह का, किसी राजा का होना चाहिए। और ये है उस नाम की असलियत, कठोर, दिल दुखाने वाली सच्चाई। ये ब्रह्मांड का स्वामी असल में एक छोटा सा बच्चा है जो एक फीके रंग की शर्ट और शॉर्ट्स में नंगे पैर दिल्ली की धूल भरी सड़कों पर भटकता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि उसे खुद अपने नाम का ये शानदार मतलब पता ही नहीं। और अगर उसे पता चल भी जाए तो क्या वो इस पर यकीन कर पाएगा? शायद नहीं। इस लड़ाई में साहिब अकेला नहीं है, उसके दोस्त भी हैं, जिन्हें लेखिका नंगे पैर लड़कों की फौज कहती है। ये सब सुबह सुबह चिड़ियों की तरह अचानक कहीं से आ जाते हैं और जैसे ही दोपहर की धूप तेज होती है गायब हो जाते हैं। और हाँ, उनका ये नंगे पैर घूमना ये कोई परंपरा या रिवाज नहीं है जैसा कुछ लोग बहाना बना देते हैं। नहीं, ये उनकी कभी न खत्म होने वाली गरीबी का एक जीता जागता, चुभने वाला सिंबल है। और ये है उनकी दुनिया सीमापुरी, दिल्ली के बिल्कुल किनारे पर बसी एक जगह, पर दिल्ली से मीलों दूर। एक तरह से
यहाँ 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। मिट्टी के घर जिनकी छतें टिन और तिरपाल की हैं। या ना तो सीवेज की लाइनें हैं, ना पानी निकलने का इंतजाम है और ना ही साफ पीने का पानी आता है। ये दिल्ली के बॉर्डर पर एक ऐसी बस्ती है जिसे शायद दिल्ली ने कभी अपना माना ही नहीं। यहाँ जिंदगी की जरूरतें बहुत अलग हैं। इन लोगों के लिए एक ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड से कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना, सर्वाइवल। इनके पास कोई परमिट नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है। क्यों? क्योंकि राशन कार्ड से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और उन्हें अनाज खरीदने का हक मिल जाता है। जैसा कि वहां की औरतें कहती हैं, पहचान से ज्यादा जरूरी पेट भरना है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और यहीं पर आकर कूड़े का मतलब भी 2 पीढ़ियों के लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये कूड़े का ढेर बस जिंदा रहने का एक जरिया है, रोज की रोटी का जुगाड़ है। लेकिन बच्चों के लिए, अरे उनके लिए तो ये एक जादुई दुनिया है, एक खजाने का पिटारा। उनके लिए हर दिन एक नया एडवेंचर है, जहां कभी भी कोई कीमती चीज मिल सकती है। यही उनके बचपन की मासूमियत है। तो अब चलते हैं कहानी के तीसरे और सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ, एक भारी बोझ। ये वो हिस्सा है जहां साहिब की जिंदगी में एक बदलाव आता है। एक सपना सच होता हुआ सा लगता है, लेकिन उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक सुबह लेखिका देखती है कि साहिब एक क्लब की जाली वाली दीवार के बाहर खड़ा है। वो अंदर 2 नौजवानों को सफेद कपड़ों में टेनिस खेलते हुए बड़े गौर से देख रहा है। वो धीरे से कहता है, मुझे ये खेल पसंद है। सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जो उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है, लेकिन वो उसे बाहर से देखकर ही खुश है। उसकी आंखों में एक सपना है। और देखिए, आज साहिब ने टेनिस के जूते पहने हुए हैं। ये किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं, शायद इसलिए कि एक जूते में छेद हो गया था। पर सोचिए, जिस बच्चे ने हमेशा नंगे पैर गर्म जमीन पर चला हो, उसके लिए तो छेद वाला जूता भी किसी सपने के सच होने जैसा है। उसका एक सपना अधूरा ही सही, पर पूरा तो हुआ। लेकिन खेल अभी भी पहुंच से बहुत दूर है। फिर साहिब की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसे पास की एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है। सैलरी 800 रुपए महीना और साथ में 3 टाइम का खाना। पहली बार में सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, कूड़ा बीनने की अनिश्चितता से निकलकर एक पक्की नौकरी, हाथ में पैसा, पेट में खाना। लेकिन क्या ये सच में तरक्की है? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है प्लास्टिक की वो हल्की सी बोरी। भले ही वो खाली रहती थी, लेकिन वो उसकी अपनी थी, वो उसका मालिक था। जब मन किया काम किया, जब मन किया खेला। और दूसरी तरफ है ये भारी भरकम स्टील का कनस्तर। ये हमेशा भरा रहता है, लेकिन ये दुकान के मालिक का है। ये कनस्तर सिर्फ चाय का बोझ नहीं है, ये गुलामी का बोझ है। लेखिका जब अब साहिब से मिलती है तो वो नोटिस करती है कि उसके चेहरे से वो बेफिक्री वाली चमक वो गायब हो चुकी है। उसकी आंखों की वो शरारत, वो आजादी की झलक कहीं खो गई है। हाँ, अब उसके पास एक पक्की इनकम है, एक सिक्योरिटी है, लेकिन इस नौकरी ने उससे कुछ बहुत कीमती छीन लिया है। उसका बचपन, उसकी आजादी और उसका वो मस्त मौला अंदाज। और यही कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर खत्म होती है। वो स्टील का कनस्तर जिसे वो अब उठाता है, उसे उस प्लास्टिक की बोरी से कहीं ज्यादा भारी लगता है। क्यों? वजन का फर्क नहीं है, फर्क है मालिक होने का। क्योंकि वो बोरी उसकी अपनी थी, पर ये कनस्तर मालिक का है। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा, वो अब एक मजदूर है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदा रहने की असली कीमत क्या है, जब वो किसी के बचपन और किसी की आजादी की कीमत पर मिले। क्या 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी मर्जी का मालिक ना रहना एक बेहतर सौदा है? साहिब की कहानी हम सबको इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज के इस सफर में बस इतना ही। उम्मीद है कि साहिब की कहानी ने आप सबको भी गहराई से सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसे ही चैप्टर्स को आसानी से समझने के लिए बोधी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।